तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या बोला है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द टी सेक्शन शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 आप देख रहे हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टी सेक्शन का फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब भी कोई सेक्शन दिया हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उसका सी जी कहाँ पे है। अगर सी जी नहीं दिया है तो सी जी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखो इसकी सी जी कहाँ पर है वो चीज़ें हम बताएंगे, फिर उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उसके एक्सिस से सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए हम पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस बना लेते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस एकदम, या तो आप क्या कर दो, रेफरेंस एक्सिस जब भी हम बनाएंगे ना तो एकदम डैश 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 करके इस तरीके से बनाते हैं रेफरेंस एक्सिस। तो एकदम या तो ये एकदम लेफ्ट में बनाओ या तो एकदम राइट में बनाओ, तो मैं लेफ्ट में ले लिया। और जो हॉरिजेंटल रेफरेंस एक्सिस बनता है वो एकदम या तो नीचे बनाओ या तो एकदम ऊपर बनाओ, इसे टच है, ये इसका डैश डैश करके इस तरीके से रेफरेंस एक्सिस को बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस एक्सिस, जिसके रेफरेंस से मैं इंडिकेट करके बताऊंगा कि मेरा एक्स एक्सिस कहाँ पे है और वाई एक्सिस कहाँ पे है। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा क्या होता है, सी जी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि उसका, जैसे ये फिगर है, इस फिगर में मैं सपोज डेट उसका एक्सिस जो है वो यहाँ पर आ रहा है, देखिए सेंट्रल लाइन से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये उसका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये लिख दिया मैंने, और एक्स एक्सिस यहाँ पर आ रहा है, मान लो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के बीच में जो होता है ना, ये वाई बार बताता है, तो ये कितने हैं वो नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखोगे ना, ये एक्स बार ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसलिए एक्स बार डायरेक्टली हमें मिल जाता है। लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो इस सेक्शन के सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल जब नहीं होता है तो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, और वो कैसे कैलकुलेट होगा वो तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सेक्शन है इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये सेक्शन को लिख के बताना पड़ेगा। इसको दो सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे बाद में। सबसे पहले तो आप लिख दो कि द सेक्शन is symmetrical about y एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका जो सेक्शन है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ये है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, x बार मिल जाएगा, x बार, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी है x बार में, देखो ये टोटल 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको 30 आ गई, 30 mm आ गया। तो ये x बार तो आपको मिल गया, यहाँ पर ये x बार मिल गया। अब y बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको पार्ट हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये पहला 1 हो गया और इसको दूसरा ले लो, ठीक है। पहला 1 हो गया और दूसरा ले लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए, उसको मैंने सबसे पहले पार्ट 1 ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कलर अलग ले लेते हैं। पार्ट 1 कैसा था, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर है तो उसकी साइज देख लो। इसकी पहले एरिया फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो एरिया उसका अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, पहले A1 एरिया के लिए A1 क्या है 60 × 20, आपने फिगर बनाया होगा तो बेस्ट है, फटाफट एरिया निकल जाएगा। तो 60 × 20 करेंगे तो कितना आ गया, 1200 mm² आ गया। फिर उसके बाद क्या चाहिए, y1 चाहिए। अब y1 डिस्टेंस का क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको यहाँ पे फिगर में समझा देता हूँ। y1 क्या होता है, रेफरेंस से, देखो ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस यहाँ पर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, और ये जो आपका शेप दिख रहा है, ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है, इस शेप का देखो वर्टिकली हाफ कहाँ पे है, यहाँ पर है। इसका वर्टिकली हाफ करोगे तो ये है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये y1 होता है। ये जो पॉइंट बताया ना मैंने y1, अब ये y1 आपको समझ में आ गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सब चीज़ बताने लगे। तो y1 कैसे निकलेगा, टोटल देखो, टोटल आपका कितना है 60 + 20 कितनी है 80। अब ये 20 का हाफ ऊपर वाला निकाल दो, या तो यहाँ 60 और ये 20 का हाफ कर दो,
60 प्लस 20 का हाफ, 60 प्लस 20 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, उसी तरह से लिख के भी बता देंगे कि 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया। ये ऊपर वाला मत देखना, ऊपर वाले के देख के कंफ्यूज हो जाओगे। 60 प्लस 20 अपन 2 ये दूसरा है, ये लेंथ है और ऊपर वाला एरिया है। तो ये 60 प्लस 10 70 mm हो गया। ऊपर वाला स्क्वायर में देखो mm स्क्वायर है, ये mm में आ जाएगा। तो मुझे एरिया और उसका जो रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसके सेंटर का, वो डिस्टेंस हमें लेना होता है। ये हो गया। अब पार्ट 2 ले लेंगे। पार्ट 2 भी आपको देखने में रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है। ये क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ना ऑलरेडी आप अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, जो फर्स्ट सेकेंड सेम में आपको आता था। अगर सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तो आपको सेकेंड सेम में अप्लाइड मैकेनिक्स आता था। वो अगर पढ़े हो अच्छे से सीजी निकालना तो आप आसानी से फटाफट, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, फटाफट आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेकंड वाला फिगर देख लो। सेकंड वाला देखोगे पार्ट 2, तो उसमें देखो ये ऊपर की हाइट 60 है और उसका विड्थ भी 20 है। तो इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, 60 इंटू 20 कर लेते हैं। A2 कितना आ जाएगा, 60 इंटू 20 करोगे तो आपका आ गया 1200 mm स्क्वायर आ गया। अब Y2 चाहिए। अब Y2 कैसे मिलेगा, ये चीज़ें थोड़ा फिगर में देख लो। Y2 मतलब आपका जो सेक्शन है वो ये इतना सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन का हाफ से ये डिस्टेंस ये Y2 बताएगा, Y2 बताएगा। तो ये टोटल 60 है, 60 का हाफ ही रेफरेंस के पास 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 30 mm आ गया। कैसे आया वो चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये Y1 Y2 तो आपको मिल गए, आराम से इसको कैलकुलेट करके आपने फाइंड आउट कर लिया। अब Y बार जब फाइंड आउट करना है तो Y बार का फॉर्मूला ये होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। 1200 इंटू 70 प्लस 1200 इंटू 30 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1200। कैलकुलेट करो, देखो कितना आंसर आ रहा है आपकी। कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आ रहा है, आप कैलसी में कैलकुलेट करो। एक ब्रैकेट में 1200 इंटू 70 कर लो, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 1200 इंटू 30 कर लो, इक्वल कर दो। फिर बाद में डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1200 प्लस 1200 कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। और कितनी आ रही है, 50 mm आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब मुझे जब फाइंड आउट करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX फाइंड आउट करना है, तो कैसे इसकी IXX मैं फाइंड आउट करूँगा, वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। IXX फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये आपका जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वो यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि मैं इसके XX पे फाइंड आउट कर रहा हूँ और इसका जो सेक्शन है वो XX से दूर है। दोनों सेक्शन कहाँ पे हैं, दूर हैं, तो वो फॉर्मूला आपको लगाने पड़ते हैं। दो सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए IXX कैलकुलेट करोगे तो पहले IXX 1 चाहिए प्लस IXX 2 चाहिए। ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, IXX 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। IXX 1 क्या होगा, IG प्लस A1 H1 स्क्वायर हो जाएगा। अब पहला वाला जो सेक्शन था इस तरीके से था, आपने देखा था ये 60 था और ये 20 था, और आपका X एक्सिस जो है यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आपका H आ जाएगा, ये H1 आ गया, ठीक है। और इस जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो सेक्शन, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया BDQ अपन 12, B क्या है 60, D क्या है 20Q अपन 12 होता है, प्लस एरिया क्या है 1200 ऑलरेडी निकाले हैं। और H कैसे मिलेगा, देखो H कैसे मिलेगा वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। H कैसे मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो y बार यहाँ से रेफरेंस एक्सिस का था, यहाँ से ये y बार बता रहा था, ये रेफरेंस एक्सिस अगर था तो y बार ये बता रहा था, और y बार कितना आया था 50 आया था, ठीक है। और y1 कितना आया था 70 आया था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 70 है, तो 70 में से 50 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा, आपकी जो H की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 50 कितना आ गया 20। तो यहाँ 20 लिख के स्क्वायर कर दो। कैसे 20 आया ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये H1 की वैल्यू कैसे, क्योंकि यहाँ से लेके और ये रेफरेंस तक का 70 दिया था,
और यहाँ से लेके ये रेफरेंस जो आया है वाई बार ये 50 था, तो ये वाला H1 डिस्टेंस कितना होगा 20। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लो। जब कैलकुलेट करके लिखोगे तो आपकी वैल्यू जब कैलकुलेट करके देखो, H निकालने का मैं सिंपल फंडा तरीका बताया कि जो आपका एक्सिस है और जो सेक्शन है उसके सेंटर से उस एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है, वही तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस ही तुम्हारा क्या है H है, वही निकाल लिया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, जब पहले ये दोनों को कैलकुलेट करो फिर इसको कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.20 इंटू 10⁵ mm4 आ जाता है। ठीक है, ये IXS आ गया। उसके बाद से क्या चाहिए था, IXX2 चाहिए। अब IXX2 के लिए मतलब Ig2 प्लस A2H2²। अब देखिए मैं सेक्शन भी आपको दिखाते जाता हूँ। सेक्शन कैसा, ऐसे है सेक्शन, इस तरीके का सेक्शन था, ये सेक्शन है जिसकी हाइट 60 है और ये 20 है। हमें ये 20 से उतना मतलब नहीं है, हमारा ये जो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, कितना है ये 50 है, 50 mm है वाई बार, ये रेफरेंस है, ये 50 mm है। और इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा था, Y2 जो आ रहा था यहाँ पर आ रहा था 30 जितना। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वही H2 होगा, यही H2। तो 50 - 30 वही H2 आ जाएगा। यहाँ पे BDQ/12 मतलब देखो ये 20 है और ये D तुम्हारा 60 है, तो 20 × 60Q/12 BDQ/12 हो गया। प्लस एरिया तो वही 1200 ही होगा, 16 × 20 करोगे तो। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, 50 - 30 करोगे 20। देखो या 30 - 50 करो चाहे 50 - 30 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -20 आए चाहे +20 आए, स्क्वायर होगा तो प्लस में हो ही जाता है। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 8.40। मैं कैल्सी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लो, मैं ऑलरेडी कैल्सी में कैलकुलेट किया हूँ, 10⁵ mm⁴ आ जाएगा। अब दोनों जो वैल्यू आई है ये दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर दोगे तो आपका IXS मिल जाएगा, क्योंकि IXS = IXX1 प्लस IXX2 हो जाता है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे जोड़ देते हैं। पहले की वैल्यू कितनी आई है, पहले की वैल्यू 5.20 × 10⁵ और इसकी वैल्यू आई है 8.40 × 10⁵। अब इसमें क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाता है 13.6 × 10⁵ mm⁴। ये आपका IXS आ गया। ये निकालना क्यों होता है, थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए निकालते हैं कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस सेक्शन में रखा जाए, कि इसकी देखो जिस IXS निकालो चाहे IYY निकालो, जब IXS या IYY निकालते हैं तो इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, जिसकी भी ज़्यादा होती है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से हम सेक्शन को रखते हैं कि ताकि जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसी तरीके से हम रखते हैं कि ताकि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकें। ठीक है, ये जो T सेक्शन बनाया, ये T सेक्शन कहाँ पे होता है, जैसे देखे होगे आप लोगों ने, ये इस प्रकार से ये जो T सेक्शन है, मतलब ये T सेक्शन है, ये जो है ना इस प्रकार से ये सेक्शन है। बाकी ये एकदम मतलब आपको बताऊं कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा लेंथ में होते हैं, इस तरीके के बड़े लेंथ में होंगे, इस तरीके के वो क्या होगा, बहुत बड़ा लेंथ होगा। अभी यहाँ पर मुझे बताने हो तो समझाना थोड़ा सा, फिगर 3D में नहीं बन पाएगा, ये लेंथ में ऐसे होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के लेंथ में होगा और फिर उसके बाद से ये थोड़ा सा ऐसे होके ऐसे इस प्रकार से ये बना होगा, इस प्रकार से ये T सेक्शन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसे अंदर होके ऐसे बना होगा। ठीक है, ये बहुत लेंथ होता है, ये जो सेक्शन होता है ये आगे से ऐसे देखोगे तो इसके ऊपर ये लोड आता है, ये बहुत लेंथ में होता है। जहाँ पे भी लगाना हो, चाहे कॉलम में लगाते हैं चाहे, या तो कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे सेक्शंस हम यूज मतलब बीम में भी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि बीम में जो यूज होता है ना I सेक्शन, C सेक्शन, ये इस तरीके से होता है। ठीक है,
हालांकि जब स्टील डिज़ाइन पढ़ रहे होगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप 5th सेम में जाओगे स्टील डिज़ाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारा टेक्निक आपको समझ में आ गया हो। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी का और वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चंस हमने अब देख लिया। अब वीडियो पॉज करके मैं आगे वाला क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ।